अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवा रही हूँ 2018 के सेकेंड ईयर बॉटनी का जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है सेक्शन बी का वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, वो हम करेंगे आज। पहला सवाल था कि डिफाइन पैराटोनिक मूवमेंट। तो प्लांट के अंदर जो मेजर टाइप की मूवमेंट्स होती थी उसमें एक ऑटोनॉमिक या फिर स्पॉन्टेनियस थी और दूसरी पैराटोनिक मूवमेंट थी, या जिसका दूसरा नाम इंड्यूस मूवमेंट भी था। जो ऑटोनॉमिक थी वो इंटरनल स्टिमुलस की वजह से हो रही थी, और जो पैराटोनिक थी उसकी डेफिनेशन ये होती है, जिसमें सिर्फ डेफिनेशन पूछे तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल टाइप्स वगैरह कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बताएंगे कि वो मूवमेंट जो कि हो रही होती है ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। ऑटोनॉमिक जो थी वो इंटरनल की वजह से हो रही थी, पैराटोनिक जो होती है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से जो प्लांट के अंदर उसकी बॉडी में उसके ऑर्गन में मूवमेंट आती है उसको पैराटोनिक मूवमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलस में क्या होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। लाइट, ग्रेविटी, टेम्परेचर, केमिकल्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल था व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन। तो मॉडल पेपर का जो बॉटनी सेकेंड ईयर बॉटनी का जो हमने उसकी जो वीडियो कराई थी शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट 1 में इसकी एक्सप्लेनेशन और नोट्स दोनों उसमें होंगे, आप उसमें से देख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि नेम वेरियस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ फाउंड इन प्लांट्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ थे जो कि प्लांट के ग्रोइंग रीजन के अंदर प्रेजेंट है। इसकी जो टाइप थी उसमें आया था अपाइकल मेरिस्टेम्स, इंटरकैलोरी मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम्स। इसमें से ये दो जो थे वो प्राइमरी ग्रोथ करवा रहे थे और ये वाला सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहा था, यानी इसकी वजह से प्लांट की लेंथ बढ़ी थी और इसकी वजह से प्लांट का डायमीटर बढ़ा था। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही बात सिर्फ नाम पूछा है तो आप नाम डिफाइन कर देंगे, नाम बता देंगे, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, ये सब भी बताने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद अगला सवाल था कि डिफ़ाइन कर दें कैरियोटाइप्स। तो इसकी डेफिनेशन बुक में लिखी है, वही डेफिनेशन याद कर लेनी है, वही लिख लेनी है कि जो पर्टिकुलर एरे होता है क्रोमोसोम्स का दैट एन इंडिविजुअल पोजेसेस वो कहलाता है कैरियोटाइप। अगर उसको थोड़ा सा समझ लें तो याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। यानी सिंपल सादे अल्फाजों में एरे का मतलब होता है कि लाइनिंग अप या अरेंजमेंट, ये जो असेंबली होती है, यानी क्रोमोसोम को हम इस तरह से किसी एक इमेज के अंदर रख लें, लाइन अप कर लें कि हमें पता चल जाए कि एक इंडिविजुअल के अंदर वो कितने क्रोमोसोम्स हैं। यानी एक इंडिविजुअल के अंदर जो जितने क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं, अगर हम उसको किसी टेक्निक की मदद से उसकी एक इमेज बना के देख लें, उसको काउंट कर लें, उसको एक जगह लाइन अप कर लें उस पर्टिकुलर इंसान के क्रोमोसोम्स को, तो इस तरह के प्रोसेस को कैरियोटाइप कहते थे। उस इमेज को या उस टेक्निक को कैरियोटाइपिंग कहते हैं। सही है। उसके बाद अगला सवाल था नेम ओनली द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बता देंगे, आप पहले बताएंगे कि किस बेसिस पे आप बता रहे हैं कि फैक्टर्स जो होते हैं वो कुछ बेसिस पे डिवाइड हुए होते हैं या उनकी टाइप्स होती हैं। जैसे कि नरिशमेंट की बेसिस पे 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो अपनी नरिशमेंट खुद करे थे, हेट्रोट्रॉपिक जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट थे। इसी तरह से जो दूसरी बेसिस हो जाती है वो हो जाती थी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड और कंजम्पशन, यानी कि जो किस तरह से अपना फूड प्रिपेयर करे थे, किस तरह से कंज्यूम करे थे, उसकी बेसिस पे वो थे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। डायरेक्टली 5 नाम नहीं बता देंगे, पहले आप इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन और ऑन द बेसिस ऑफ इस तरह से करके उसको प्रॉपरली बताएंगे, सिर्फ नाम। उसके बाद उन्होंने अगला सवाल पूछा था कि हाउ हेलोफाइट्स कोप विद इन सॉल्ट मार्शेस। इसमें अगर आप 2 पॉइंट्स बता दें बजाय 2 लाइनें लिखने की तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि एक लाइन की एक पॉइंट एक लाइन का, इसी तरह से दूसरा पॉइंट एक लाइन का है। तो यहाँ से तो एक लाइन से थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बात आपने क्या बतानी है, 2 पॉइंट्स बता देंगे कि किस तरह से ये एक्टिवली जो होते हैं अपने रूट्स के अंदर सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो होता है वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, बाहर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है वाटर की कंसनट्रेशन, जिसकी वजह से वाटर जो होता है वो बाहर से रूट सेल के अंदर मूव करता है। उस तरह से ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, एंड ऑस्मोसिस हो जाती है वाटर की, क्योंकि ये एक्टिवली सॉल्ट रूट के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर वो जो एक्सेस सॉल्ट आ रहे होते हैं और वाटर के साथ भी जो एक्सेस सॉल्ट आ रहा होता है उसको जो सॉल्ट ग्लैंड्स इनके लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उससे ये एक्सक्रीट कर देते हैं लीव की सरफेस के ऊपर। जब वो सॉल्ट लीव की सरफेस के ऊपर पड़े होते हैं तो वहाँ से एटमॉस्फेयर में वो जो मॉइस्चर होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ये थी इनकी अडॉप्टेशन से, इस तरह से ये कोप कर रहे होते हैं सॉल्ट मार्शेस के अंदर। उसके बाद अगला सवाल था कि डिफाइन एनी वन। इस तरह के सवाल में अच्छे से देख लिया करें कि अगर एक डेफिनेशन पूछे तो बस एक ही डिफाइन करें, दोनों को डिफाइन करने की या उसकी एग्जाम्पल बताने की बैठ के ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या था, मैंने आपको तो पूरा ही कराना था, इस वजह से मैंने आपको दोनों बता दिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, वो फिनोमेना जिसके अंदर जो 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो कि किसी एक ट्रेट के होते हैं, अगर वो दोनों के दोनों डोमिनेंट है, ठीक है, और वो दोनों का जब उन दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स का हम क्रॉस बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि बाज़ औक़ात क्या होता है, कुछ के अंदर जैसे मेंडल ने तो पी के क्रॉसेस बनाए थे, जब उसने बनाए थे तो उसको उसी तरह के फीचर्स मिले थे या फिनोटाइप्स मिले थे जो कि पेरेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो फीचर्स नहीं आ रहे होते, डोमिनेंट
होते तो हैं दोनों करेक्टर्स, लेकिन वो नहीं आ रहे होते जनरेशन के अंदर। क्यों नहीं आ रहे थे? इसी वजह से नहीं आ रहे थे क्योंकि वो दोनों बाज़ औक़ात वो दोनों डोमिनेंट करेक्टर जो होते हैं एक दूसरे को मास्क कर देते हैं, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को मास्क कर देते हैं, और कोई भी एक दूसरे के ऊपर जो होता है वो उसको ओवर रूल नहीं कर पाता या अपना करेक्टर शो नहीं कर पाता फिनोटिपिकली, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि एक नया करेक्टर या एक नया फीचर वो जो है वो नज़र आने लग जाता है। यानी वो इसलिए होता है क्योंकि जो दोनों डोमिनेंट करेक्टर थी उनकी मिक्सिंग हो जाती है, ब्लेंडिंग हो जाती है। इस तरह की डोमिनेंसी को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इसके कॉन्ट्रेरी जो को डोमिनेंस थी उसके अंदर क्या होता है कि कुछ के अंदर इस तरह का फिनोमेना भी होता है कि अगर दो डोमिनेंट करेक्टर्स हैं और फिर उनका जब क्रॉस बनाते हैं तो फिर जो फिनोटिपिकली जो जनरेशन के नज़र F1 जनरेशन में जो चीज़ नज़र आती है वो हमें क्या नज़र आते हैं, दोनों बराबर से नज़र आते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी एक दूसरे के इफेक्ट को मास नहीं कर रहा होता, दोनों ट्रेड्स जो होते हैं इक्वली नज़र आते हैं। उसके रिजल्ट में भी ये होता है कि अपेरेंटली या फिनोटिपिकली थोड़ा सा डिफरेंट करेक्टर होता है, लेकिन अगर उसको क्लोजली देखा जाए तो वो वही दोनों करेक्टर्स अपेयर होकर मिक्स होकर उसकी अपेरेंस अपेरेंटली वो हमें थोड़ा डिफरेंट नज़र आते हैं, लेकिन होते वो वही पेरेंट वाले ही करेक्टर हैं। इस तरह से जब दोनों करेक्टर्स इक्वली डोमिनेंट करने लग जाते हैं तो उस फिनोमेना को कोडोमिनेंस कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल था गिव नेम्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस हैविंग इलोंगेटेड एक्सेस। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती क्योंकि ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, अक्सर भूल जाते हैं कि रेसिमोस क्या है, इन्फ्लोरेसेंस क्या है। इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है किसी प्लांट के अंदर उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। वो दो तरह से हो सकती है, या तो वो रेसिमोस होगी या वो साइमोस होगी। रेसिमोस का मतलब ये होगा कि वो इस तरह से होगी कि वो प्लांट की जो शूट होती है उसकी टिप पे वो ग्रो नहीं करेगी, बल्कि प्लांट की शूट जो होगी या जो सेंट्रल एक्सिस होगा वो उसका कंटिन्यूसली ग्रो करता हुआ चला जाएगा, और जो फ्लावर होंगे वो इस तरह से जो है वो बढ़ रहे होंगे, या उसकी अरेंजमेंट इस तरह से होगी कि जो सेंट्रल एक्सिस है वो ग्रो करेगा और इस तरह से फ्लावर जो होंगे वो लेटरली फिर उसकी अरेंजमेंट इस तरह से होगी। और साइमोस के अंदर क्या होता है कि जो शूट होती है या जो इस तरह से सेंट्रल एक्सिस होता है वो मज़ीद ग्रो नहीं करता और उसकी टिप से ही फ्लावर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस थी, ये रेसिमोस थी। इन्होंने रेसिमोस में भी जो है वो एक इलोंगेटेड एक्सिस होती है, एक शॉर्टेंड एक्सिस होती है, एक फ्लैट एक्सिस होती है, फ्लैटेंड एक्सिस होती है। तो उन्होंने सिर्फ इलोंगेटेड की नेम पूछे तो सिर्फ नाम बता देंगे कि वो रेसीम, स्पाइक, कैटकिन और स्पेडिक्स होता है। उसके बाद अगला सवाल था कि नेम पॉलीजेनिक ट्रेड्स इन ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर आप इस तरह से हेडिंग बना देंगे तो थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा, ठीक है। पॉलीजेनिक ट्रेड्स का मतलब कि वो ट्रेड्स जो कि एक से ज़्यादा जीन मिलकर जो होती हैं वो एक ट्रेट को करवा रही होती है या एक फ़ीचर को एक्सप्रेस करा रही होती है फिनोटिपिकली। जैसे ह्यूमन के अंदर स्किन कलर होता है, उसका हाइट होती है, उसकी इंटेलिजेंस होती है, उसके लिए सिर्फ कोई एक जीन या एक अलील नहीं होती, बल्कि इस तरह से दो से ज़्यादा अलील्स होती हैं या दो से ज़्यादा जीन्स होती हैं, जीन पेयर्स होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह प्लांट्स के अंदर के कितने फ्रूट्स, नंबर ऑफ़ फ्रूट्स क्या होंगे, फ्लावर क्या होंगे और सीड्स कितने बनेंगे, ये वाली बात। और जो कुछ टाइप के वीड्स होते हैं उनके कर्नल का कलर भी जो होता है वो एक पॉलीजेनिक ट्रेट है। इसी तरह एनिमल के अंदर क्वांटिटी हो गई, कितना मिल्क बनेगा, मीट बनेगा और एग बनेगा, ये सब भी एक पॉलीजेनिक ट्रेट्स है। आपकी बुक में लिखे हुए इस तरह से आपने तीनों का अलग अलग करके बता दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन बता दें। तो सिंपली वो क्रॉस जो कि फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल के अंदर बन रहा होता है, उसका हम क्रॉस बनाए होते हैं या फर्टिलाइजेशन करवा रहे होते हैं होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ, उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, आपने याद करनी है। उसके बाद अगला सवाल था स्टेट द रोल ऑफ पॉलन ट्यूब। तो जो पीसी का हमने गेस्ट पेपर कराया था उसमें जो वेरी शॉर्ट वाली वीडियो है उसमें इसके नोट्स और एक्सप्लेनेशन दोनों दिए गए हैं, वहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है डिफाइन कर दें डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन। चारों पूछे हैं, चारों की डेफिनेशन बतानी है, यहाँ कोई चॉइस नहीं है, देख लीजिएगा आंखें खोल के सवाल में क्या लिखा हुआ है। तो हम बता देंगे कि इस तरह की क्रोमोसोमल एब्रेशन जिसके अंदर जो होती है वो जब कोई क्रोमोसोम का कोई स्मॉल सेगमेंट होता है, मिसिंग होता है, ये क्रोमोसोम में अगर कोई छोटा सा सेगमेंट यहाँ से चला जाए तो वो प्रोसेस, वो उस तरह की एब्रेशन को डिलीशन कहते हैं। डुप्लीशन का मतलब होता है कि अगर क्रोमोसोम का कोई पार्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा आके लग जाए तो उसको कहते हैं डुप्लीकेशन। सही है, मतलब नॉर्मल से अगर एक्सेस होता है तो उसको डुप्लीकेशन कहते हैं। उसके बाद ट्रांसलोकेशन क्या होता है बेसिकली कि जब फॉर एग्जांपल ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये एक और होमोलोगस क्रोमोसोम है, अगर इसका होमोलोगस क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट निकल के किसी नॉन होमोलोगस यानी कि अपनी होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर नहीं, अपनी होमोलोगस पेयर के ऊपर नहीं, बल्कि किसी और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जब ट्रांसफ़र हो जाता है कोई भी सेगमेंट क्रोमोसोम का, तो उसको कह रहे थे हम ट्रांसलोकेशन। इन्वर्जन के अंदर क्या होता है कि जैसे ये क्रोमोसोम है, इसकी एक जीन उठ के यहाँ आ गई और यहाँ की जीन जो है वो उठ के यहाँ चली गई, इस तरह से जो रिवर्सल हो जाती है सीक्वेंस में जीन की, उसको इन्वर्जन कह रहे थे। उसके बाद अगला सवाल था कि कहाँ पे माइटोटिक और कहाँ पे मियोटिक सेल डिवीज़न हो रही होती है प्लांट के अंदर। तो मियोटिक हो रही होती है उन रीजन्स के अंदर जो ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, वहाँ पे थ्रू आउट दी लाइफ ये हो रही होती है माइटोसिस, जो कि होते हैं मेरिस्टेम्स।
और मियोटिक सेल डिवीजन कहाँ हो रही होती है, जब प्लांट्स के अंदर स्पोर बन रहे होते हैं या गैमेट्स बन रहे होते हैं, तो तब हो रही होती है वहाँ पे मियोटिक डिवीजन। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि फोटोपीरियोडिज्म की डेफिनेशन बता दें, तो आप सिंपली बता देंगे कि वो फिनोमेना जो कि या वो इवेंट्स जो कि प्लांट बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं या ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं, वो एक्टिविटीज़ जो कि वो कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू फ़ोटो पीरियड यानी कि जो पूरा जो ड्यूरेशन होती है फ़ोटो पीरियड की, यानी कि जो पूरे दिन में जो लेंथ होती है डे की, जितने भी घंटे होते हैं उसमें, जितने भी सेकंड्स होते हैं, जितने भी टाइम होते हैं, उसके हिसाब से पूरे डे की डे लाइट के हिसाब से जो काम प्लांट्स के अंदर हो रहे होते हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उन सबको कह रहे होते हैं फ़ोटो पीरियोडिज्म। उसके बाद आखिरी सवाल कह रहे थे कि एक्सप्लेन कर दें अपाइकल मेरिस्टेम्स। तो एक प्रॉपर पैकेज जो होता है एक्सप्लेनेशन का, उसमें आप उसकी डेफिनेशन बता देते हैं, फंक्शन बता देते हैं, कोई रोल बता देते हैं क्या होता है, ये सब होता है। तो मैंने इसमें ये बता दिया कि अपाइकल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं। आप चाहें तो उसको बेहतर होगा कि आप इसको 4 पॉइंट्स बना लें एक लाइन के, या एक लाइन से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। बाकी मैंने यहाँ पे 3 बना लिए हैं, बता देती हूँ आपको। पहले आप बता देंगे कि अपाइकल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं। वो मेरिस्टेम्स जो कि रूट या स्टेम के अपाइसिस पे होती हैं, यानी उसके टिप पे जो सेल्स होते हैं, ग्रोइंग सेल्स होते हैं किसी भी रूट या शूट के, उसको अपाइकल मेरिस्टेम्स कह रहे होते थे। इनका काम क्या होता था, प्राइमरी ग्रोथ करवाना। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब हुआ कि इंक्रीज़ इन प्लांट लेंथ। आप चाहें तो इस इंक्रीज़ इन प्लांट लेंथ वाला तीसरा पॉइंट भी बना सकते हैं। उसके बाद आप बता देंगे कि इसके साथ साथ इनका काम होता है कि लैटरल अपेंडेजेस, जिसकी वजह से लीव्स या फिर जो बर्ड्स बन रहे होते हैं प्लांट के अंदर, उसकी भी वो भी प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये होता है, छोटी सी एक्सप्लेनेशन हो गई 2 नंबर के हिसाब से अपाइकल मेरिस्टेम्स की। यहाँ पे आके होता है 2018 वाला वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट कंप्लीट। यहाँ तक कोई भी मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।